फर्स्ट टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आज जो प्रथम परक फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसका जो भी क्वेश्चन हमने क्लास 10 मैथ्स में बच्चों को दिए थे उसका जो पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं, उनको सोल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल, 7 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ। हम ये जानते हैं कि 7 और 8 जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, दो सह अभाज्य का एचसीएफ भी हमेशा क्या होता है जी, एक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है तीन चीजें हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा जी, एचसीएफ क्या होगा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ भी क्या होगा, एक होगा। आप ये बात ध्यान रखें, हमेशा तीन तरह की संख्या अगर आपके सामने है तो हमेशा एचसीएफ क्या होगा, उसका एक होगा। कैसे पता चला? एलसीएम एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 7 के फैक्टर होंगे 1 गुणा 7, 8 के फैक्टर होंगे 2 1 गुणा 2 का क्यूब यानी 2 की घात 3 यानी 2 3 बार। दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? एचसीएफ क्या होता है दोनों के अंदर कॉमन, तो कॉमन है 1। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है सारे गुणनफल, तो 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 1 भी आएगा, तो सबको गुणा करो तो 8 7 56। तो एचसीएफ हमारे पास में 1 प्राप्त हुआ, एलसीएम हमारे पास में उनका गुणनफल प्राप्त हुआ। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का भी एलसीएम उनका गुणनफल होता है, दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, और दो क्रम अभाज्य संख्याओं का एलसीएम भी उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ पर 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा जी? देखिए 8 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य ये दोनों है, और 8 एक भाज्य होते हुए भी इसके अंदर आएगी क्योंकि क्रमागत में आ रही है, इसलिए। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सवाल मैंने थोड़ा दिया था, 72 और 144 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। ये देखिए बहुत ही अलग सवाल है ये, मतलब ये सवाल जो है इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। इसके एलसीएम एचसीएफ यही होंगे 144 और 72। कैसे? इसका एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आती हो, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आती हो, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो। बात को वापस आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हो, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो। तो एक तो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से याद कर रख सकते हैं अगर आप लोग वो। दूसरा ये गुणनखंड का फैक्टर अपन कर ही देते हैं कि 44 का जो है गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 से कटेगा तो 72, फिर 2 से कटेगा तो 36, 2 3 6 2 6 12, ये 2 से कटेगा तो 18, 2 से 9, फिर 3, फिर 3 और फिर 1, यानी 144 के गुणनखंड कितने हुए जी? 144 के गुणनखंड 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 की घात 2, और 72 के कितने होंगे? यहाँ से शुरू कर लो, 2 की घात 3 और 3 का स्क्वायर। अब बताइए आप एचसीएफ क्या होता है? कॉमन, जो दोनों तरफ होना चाहिए। 2 की घात इधर 4 इधर 3 है, तो कॉमन आएगा 3 कम से कम, और 3 की घात दोनों में 2 कॉमन है, ये आ जाएगा 8 9 72 72, यानी इसका एचसीएफ क्या है? ये खुद ही संख्या 72। एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम पावर, यानी 2 की घात 4 लेंगे और 2 की घात 3 की घात 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 144, ये आंसर आएगा इसका। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 144 है बड़ी संख्या, और एचसीएफ 72 है, ये इसका आंसर होगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सवाल के अंदर, और मैंने इसीलिए दिया था ताकि बच्चों का कंफ्यूजन आगे भविष्य में गलतियां ना हो बच्चों से। एक बहुत ही उदाहरण देते हैं अपन कभी कभी कि 10 और 20 का एचसीएफ 10 होता है, एलसीएम 20 होता है, डबल अगर संख्या है तो, दुगनी है तो ये आपका साथ था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल था कि अंडर रूट सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, जो कल हमने वीडियो के अंदर अपलोड किया था, आप उसको वापस देख सकते हैं। चौथा सवाल मैंने आपको दिया था, क्या था जी? तीसरा सवाल था कि निम्न द्विघात समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। वैसे इस सवाल को हमने वीडियो के अंदर चैनल पर अपलोड किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि एक लॉन्ग मेथड है, तरीके से करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे बता रहा हूँ कि यहाँ से जो है समीकरण 1 अगर आप लेते हैं तो आपको 2x + 3y = 11 करना पड़ेगा। थोड़ा सा शॉर्टकट, आप लोग लंबे अगर पूरा अगर डिटेल से देखना है तो आप लोग वापस चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी जो है मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। ये x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 है 2x - 4y = -24, तो 2 कोष्टक में 11 - 3y/2
-4y बराबर -24। तो यहाँ से 2 से 2 कट रहा है तो हमारे पास बचेगा 11 -7y, 4 और 3 जुड़ जाएंगे -24, -7y बराबर -24 और -11 यानी -35, -35 और माइनस से माइनस कट करके y का मान आएगा 35/7, 7 पंजे 35। y का मान आया जी 35। अब y का मान यहाँ रखेंगे तो सॉरी 5, 3 पंजे 15, 11 5 -4, तो x का मान आएगा -4/2 यानी -2। ये दोनों आंसर है आपके प्रतिस्थापन विधि, इसी सवाल का सोल्यूशन। ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताया है, तो अगर आप लोग इसको डिटेल में देखना चाहें तो फिर वीडियो पे जाके देख सकते हैं, आपको सवाल मिल जाएगा वापस। इसका अगला सवाल, 5वां सवाल है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है, ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे कि इसमें a1 का मान हमारे पास में है 3, b1 का मान हमारे पास में है, समीकरण 1 से देख सकते हैं आप लोग कि b1 की वैल्यू हमारे पास में है 2 और c1 की वैल्यू हमारे पास में है 5। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू हमारे पास में 6, b2 की वैल्यू हमारे पास में है 4 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास में है 9। a1/a2 की वैल्यू 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आंसर आएगा इसका। b1/b2 की वैल्यू 2/4, 1 2 आंसर आएगा 1/2। और c1/c2 की वैल्यू हमारे पास में है 5/9। देख सकते हैं कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है जी, रेखाएं समांतर, कोई हल नहीं और समीकरण युग्म असंगत। तो रेखा तो आप ये अपना 5वां सवाल। इसका 6ठा सवाल भी हमको दे रखा है कि हमें पूछा है मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए। तो ये भी मैं आपको यही बता देता हूँ, मूलों की प्रकृति। और सवाल था कि 2x² - 3x + 7 = 0। हमारे पास में a बराबर क्या है बताइए, a बराबर है 2, b बराबर है -3 एंड c बराबर 7। अब विभक्ति का d = होता है b² - 4ac। तो b का मान -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 7, 3 का वर्ग होता है 9, -4 दूनी 8, 8 7 56, -47 विच इज़ लेस देन 0। क्योंकि b² - 4ac की जो वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, यानी मास यहाँ पर जो है वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे। रूट्स विल बी इमेजिनरी। व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो ये था अपना सवाल नंबर 6। अंतिम सवाल इसमें समांतर श्रेणी का हमने पूछा था। 11th टर्म, कौन सा पद ज्ञात करना है जी, 11वां पद। तो कैसे करेंगे 11वां पद, आप देखें। a बराबर हमारे पास में है 3, d बराबर हमारे पास में है 8 - 3 यानी 5, n बराबर हमारे पास में है 11। हमें an ज्ञात करना है। an = a + n - 1 × d। an की जगह a11 बराबर 3 + 11 - 1 और इंटू 5। आंसर आएगा 3 + 10 × 5। आंसर आएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 50 और 3 + 50 यानी 53। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि पद यहाँ पर 21वां है जी। तो 21वां देखिए जी, थोड़ी सी हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग। 10, ये आंसर है हमारा 11वां पद। ये बच्चे 10th वाले जाने वाले हैं, अभी मैं पढ़ाता हूँ उनको। इनके वीडियो कंप्लीट हो गई है, टेस्ट मैंने। एक लड़का है ना, वो तो सिटी में जा रहा है। मैं आता हूँ अभी, इनको 10th वालों बोलो कि 10th वालों को छोड़ के फिर पढ़ाएंगे। तो ये आपका सवाल था जी, कौन सा, समांतर श्रेणी वाला। ये पेपर एनालिसिस किया है मैंने, आज का जो टेस्ट का प्रथम टेस्ट जो हुआ था उसका। और इसके जो सवाल है इंपॉर्टेंट है,
और हम जो पूछते हैं वो लगभग लगभग ऐसे ही सवाल पूछते हैं आप लोगों से, इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछने वाले सवाल होते हैं। तो आप लोग इसको जो है वापस पेपर का सोल्यूशन देख सकते हैं। कीप वॉचिंग